देखिए बेटा, आज आपकी जो अकाउंटेंसी की क्लास है उसमें बेटा हम सबसे पहले जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं उस बुक का नाम है यहाँ पे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप को थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि इस सेशन के अंदर जो आप पार्टनरशिप पढ़ोगे ये कितने टाइम के लिए चलने वाली है और क्या क्या चैप्टर्स हम इसके अंदर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर आएगा बेटा आपका इसके अंदर वो आएगा आपका बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड चैप्टर बेटा हमारा आता है इसके अंदर, उसका नाम है यहाँ पे गुडविल। चैप्टर नंबर थर्ड आएगा बेटा आपका यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। देखो बेटा, यहाँ ये भी ना करिकुलम को ना समझ के आप इसे स्टोरी रूप में समझो। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम आते हैं, ये आपको अभी सिलेबस लिखवाया, सिलेबस बताता हूँ इस पूरी डेफिनेशन से ये कहाँ पे लिंक करेगा आपका। ठीक है, अब पहले आते हैं बेटा, हम समझते हैं आज की क्लास के अंदर सबसे मेन समझने वाली चीज है पार्टनरशिप किसे कहा गया है। ठीक है, तो देखो बुक की लैंग्वेज में भी जो है और जो हम समझ सकते हैं, पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और more persons to carry a lawful business by all or any of them acting for all। देखो, 12th क्लास में आते आते बेटा हमें ये चीज तो समझ आ गई, पार्टनरशिप कभी भी सिंगल पर्सन तो नहीं चला सकता। पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट कितने पर्सन चाहिए बेटा? अगर हम जाते हैं 2, और ज्यादा से ज्यादा की अभी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ ये लिमिट हम पढ़ेंगे। ये डिपेंड करती है कि आपका पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि सर पार्टनरशिप क्या होती है? जब कोई भी 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलके क्या करते हैं बेटा, कोई भी एक बिजनेस चलाते हैं या उसको रन करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। इसके अंदर जो हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो क्या है? एक तो बेटा वो जो बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। रीजन समझो, एक चोर है, 3 जने मिले और उन्होंने जाके गाड़ी चोरी कर ली, वो कहे जी हमारी तो पार्टनरशिप थी, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। उसका रीजन है कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, क्योंकि वो बिजनेस कैसा हो गया बच्चे, आपका एक अनलॉफुल बिजनेस हो गया। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? पार्टनरशिप कर पाओगे। क्लियर? अब यहाँ पे जो 2 टर्म्स आते हैं, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसके लिए ना हमें 2 चीजें समझनी है बेटा। हमारे पास ना 2 तरीके के पार्टनर्स हैं बेटा। एक है हमारा यहाँ पे एक्टिव पार्टनर और एक है बेटा हमारा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, पहले एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर समझते हैं। एक्टिव पार्टनर वो है हु इन्वेस्ट एंड ऑल्सो डू वर्क। यानी एक्टिव पार्टनर बच्चे वो पार्टनर हो गया जो कहता है मैं पैसा भी लगाऊंगा और साथ ही साथ आपके साथ क्या करूंगा? काम भी करूंगा।
स्लीपिंग पार्टनर क्या है? वो कहता है कि सर देखो सीधी सी बात है, हु ओनली इन्वेस्ट बट डू नॉट वर्क। वो सीधा सा कहता है सर मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसका एग्जांपल रिसेंट अगर मैं आपको देता हूं, आपको जो क्लिक भी करेगा बेटा, वो एग्जांपल आता है हमारा शार्क टैंक के जजेस। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर एक वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हर किसी के साथ जाके काम भी कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है उनके पास, ठीक है। या अंबानी की बात करें, अंबानी क्या कहेगा जी मैं पैसा लगा दूंगा आपके बिजनेस में लेकिन मैं आपके साथ चल के काम करने के लिए रेडी नहीं हूं। तो एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर्स क्लियर हो गए सबको। अब यहाँ पे एक टर्म आया कैरिड ऑन बाई ऑल। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझते हैं, भाई हमारे पास एक पर्सन ए है, एक बी है और एक सी है, दे ऑल आर अ पार्टनर्स। ये तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। कैरिड ऑन ऑल का मतलब हो गया कि ये जो तीनों के तीनों है ना बेटा, ये तीनों कौन से हैं? एक्टिव पार्टनर्स हैं। एक्टिव पार्टनर्स मतलब ये पैसा भी लगा रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो बिजनेस है ना या पार्टनरशिप है वो कौन कैरी कर रहे हैं? सारे के सारे कैरी कर रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा कैरिड ऑन बाय ऑल। टर्म समझ आ गया। अब एक टर्म हो रहा है यहाँ पे एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको इधर राइट हैंड पे समझते हैं हम। अब मान लो हमारे पास फिर से तीन पार्टनर्स है, यही ए बी सी, ठीक है। इसमें से बेटा जो ए है, ए तो है मेरा एक्टिव पार्टनर, और ये जो बी और सी है ये है मेरे कौन से? तो अगर इस इक्वेशन को मैं समझूं तो यहां पे ए जो है बच्चे, ए इज वर्किंग फॉर बी एंड सी आल्सो। ए किसके लिए काम कर रहा है? बी और सी के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि तीनों पार्टनर्स में से एक्टिवली काम कौन कर रहा है? सिर्फ एक कर रहा है, ठीक है। ये होता कब है ये मैं बता देता हूं, सीधा सा लॉजिक होता है इसके पीछे। भाई मैं एक फर्म चला रहा हूं, ठीक है। सीधा सा लॉजिक मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं अभी, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, अभी एक लाइट ली, ठीक। मैं उसको एक्सचेंज कराने गया कि सर मेरे को ना ये लाइट नहीं समझ आ रही या मेरे यूज की नहीं है। तो वहां पे एक दुकानदार था, मतलब उसका लड़का था, उस लड़के ने सिंपल सा मेरे को आंसर दिया, ठीक है भैया वापस करो पैसे ले जाओ। इतने में जो ओनर था दुकान का वो आ गया मेरे पास, कहता भैया क्या इशू आया? मैं कहा जी मेरे को इस तरीके की लाइट चाहिए थी, ये वाली काम नहीं कर रही। कह रहा आप 2 मिनट वेट करो सर। वो गया अंदर से ढूंढ ढांड के 5-7 मिनट लगा के वो लेके आया। इस कहानी से आप क्या समझे कि अपने काम पे सबसे ज्यादा बेटर ध्यान कौन दे सकता है? ओनर ही देगा भैया, क्योंकि उसे पता है मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो भैया मेरे को तो यहाँ से पैसे बचाने हैं। क्योंकि उस दुकानदार पे जो लड़का काम कर रहा है उसे तो पता है भैया मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। अब सर को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उससे कोई लेना देना, तो उसने छूटते ही मेरे को क्या बोला, सर आप पैसे लौट जाओ। लेकिन ओनर को पता है चाहे उसके 20 रुपए बच रहे थे उसके ऊपर, लेकिन उसने क्या करी, मेहनत करी उसके लिए। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, कि जो एक्टिव पार्टनर है, मान लो ओनर है, वो कहता है कि भैया ठीक है आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आप पैसा लगाओ, मैं आप सबके बिहाफ पे क्या कर लूंगा, अकेला काम कर लूंगा। तो इस टर्म को बोला जाता है क्या? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसमें से कोई भी एक व्यक्ति सबके लिए भी क्या कर सकता है बेटा, वहां पे काम कर सकता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको सबको, ठीक है। मेरे साथ रिपीट भी करेंगे। पार्टनरशिप क्या है? पहले तो 2 और मोर पर्संस, ठीक है, डूइंग अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। तीसरा, या तो उनमें से सारे के सारे काम करेंगे या फिर उनमें से कोई भी सबके लिए काम करेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? यहाँ पे पार्टनरशिप बोला जाएगा। पार्टनरशिप क्लियर? चलिए अब आते हैं वापसी आपके टॉपिक्स के ऊपर। ध्यान से यहां समझना, अब यहां से आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी 12th करने के लिए पार्टनरशिप को लेके। बेटा ये 3 चैप्टर्स जिसने भी सीरियस वे में कर लिए, यानी कि विदाउट एनी छुट्टी, साथ के साथ कंप्लीट कर लिए। अब आपको मैं बताता हूं, इतने पढ़े लिखे सारे हो, मैथ्स था या नहीं था इतना बता दो कि भैया 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है। तो यानी सर अगर मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करता हूं तो आपके अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रोबेबली 45% सिलेबस मान के चलते हैं कंप्लीट होगा। मैं मैथमेटिकली तो इतना ही हुआ ना, 7 का 3, हमने इतना सिलेबस कंप्लीट करा। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, जिसने ये 3 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग चला लिए बेटा, रेगुलर रहे, छुट्टी नहीं करी, साथ साथ कर लिए, आप यहाँ पे 45% सिलेबस नहीं कम करोगे, आप अपना कर लोगे 70% सिलेबस खत्म। जिसको ये 3 चैप्टर्स हो गए ना टिप्स पे, ये चैप्टर आपके लिए सारे बच्चे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इनका बेस है। मैं बच्चों को बार बार कहता हूं ये 3 चैप्टर कर लो, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
और अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को लाइटली ले लिया, मजे में ले गए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ही ज्यादा वाली। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको समझो। ये बेटा देखो सीधा सा है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम बहुत सारी छोटी छोटी 7 या 8 टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, इस वाले के अंदर हम 3 टॉपिक्स करेंगे, इसके अंदर भी हम करेंगे लगभग 4 से 5 टॉपिक। समझ आ गया? ये इनके पार्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हमने ये पढ़ लिया बेटा सारा का सारा। अब एडमिशन के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को करने हैं 7 टॉपिक। कितने टॉपिक पढ़ने हैं बच्चे हमने यहाँ पे? 7 टॉपिक। लेकिन इस 7 में से ऑलरेडी जिसने ऊपर के तीनों चैप्टर्स कर लिए हैं, उसने वो 5 टॉपिक ऑलरेडी डन कर चुका है वो बच्चा। तो एडमिशन में आपको सिर्फ 2 टॉपिक और एक्सटेंड करने होंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए। क्यों? बेसिक आपका ऊपर वाले चैप्टर्स में क्या हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट किया जा चुका है। समझ आ रही है जो बताना चाह रहा हूं? ऐसे ही सेम रिटायरमेंट में है, सेम डेथ में है और एक डिसोल्यूशन में है। पहले इन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। हुआ क्या बेटा, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी। ठीक है, एक एग्जांपल से, जब डिटेल पे आएंगे चैप्टर में, डिटेल तब समझेंगे इसकी। हमने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ए और बी 2 पर्सन से। अब आते हैं एडमिशन पे। मैंने क्या कहा कि भैया मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, मुझे एक और पार्टनर की जरूरत है। तो अब मेरे पार्टनर्स कितने हो गए यहाँ पे, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें और पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा। तो मैंने एक और एडिशन ले लिया, तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे बढ़ता है, वो प्रैक्टिकली अभी हम समझेंगे जब चैप्टर आएगा। देयर आफ्टर हमारे पास टॉपिक क्या आता है बेटा यहाँ पे, रिटायरमेंट। भैया आप क्या लगता है कि हमने ना सर एबीसी पार्टनर्स कर लिए थे, बिजनेस तो बढ़ा नहीं, बिजनेस में तो कोई मजा आया नहीं, या लॉस हो रहा है, या मान लो कोविड हो गया जिसकी वजह से हमारा लॉस पे लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पे हमें ये लगता है कि यार हमने ना एक्सेस पार्टनर ले रखे हैं, या फिर इनमें से कोई पार्टनर ऐसा है जिसको ये लगता है कि मेरा ना अब काम करने का मन नहीं है इनके साथ, तो इनमें से मान लो बी चला गया, तो अब कितने पार्टनर्स बच गए बेटा? तो इस टर्म को क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट। अपनी मर्जी से ले सकता है पार्टनर, लेकिन उसके कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, या 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है कि आप नोटिफाई करके जा सकते हो कि मेरे को काम नहीं करना। चलो जी, देखो मैं कैसे समझाता हूँ। एडमिशन अपनी मर्जी से, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से, डेथ भगवान की मर्जी से। जाएगा इसमें भी पार्टनर, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। ठीक है, वो कभी भी निकल लेगा, उसका कोई नोटिस पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली डेथ भी बेसिक रिटायरमेंट की तरह ही चलता है हमारा। अब इसके बाद आते हैं, पहले ना ये चैप्टर 5th और 6th नहीं था, ये चैप्टर 5th ही था। दोनों के अंदर एक आता था, हेडिंग आती थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक सिंगल चैप्टर था। लास्ट ईयर से इसको 2 जगह पे बना दिया। अब आते हैं डिसोल्यूशन का। देखो कहानी को याद रखना, एंड तक याद रहनी चाहिए सबको। मैंने क्या बोला, पहले हमने पढ़ा बेसिक्स, फिर हमने पार्टनर किया ऐड, फिर पार्टनर किया रिटायर, फिर भगवान कह रहा है मेरे को भी दे दो एक, वो ले गया, खत्म यहाँ तक। अब भाई क्या हुआ, ये सारे मिलके कहते हैं भैया हमारा तो विश्वास ही उठ गया पार्टनरशिप से, हमने तो करना ही नहीं काम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म ही बंद कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा एंडिंग अप और वाइंडिंग अप ऑफ अ फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, आपने एक टर्म सुना होगा साइंस में, डिसॉल्व। भाई आपने पानी में टिश्यू डाला, वो क्या हो गया, एक तरीके से नमक डाला वो डिसॉल्व हो गया, कलर डाला वो डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया, यहाँ पार्टनरशिप भी क्या हो गई, पूरी की पूरी पार्टनर्स में डिसॉल्व हो जाती है। सब बेच बाच के हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे आके एंड कर देते हैं। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे डिसोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100%, 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100%, 6 मार्क्स 6 मार्क्स आने ही आने हैं, 100% आने हैं। किस नंबर पे आने हैं वो भी आपको बताया जाएगा, कैसे आने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अब आपको यहां से ट्रिक बताता हूं क्या है। एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों में क्या होती है, चॉइस होती है क्वेश्चन में। तो इन 3 चैप्टर में से मेरे को कितने करने शुद्ध हिंदी में अनिवार्य हुए, सिर्फ एक। चाहे आप एडमिशन कर लो, चाहे आप रिटायरमेंट कर लो, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट करना होगा। यहां तक क्लियर? 6 मार्क्स का ये इंडिविजुअल चैप्टर आएगा ही आएगा। तो यानी इन चैप्टर्स को करके आपके कितने मार्क्स कवर होते हैं, 12 मार्क्स तो वो कवर होते हैं जो आपको पता है। लेकिन ये टोटल चैप्टर मिला के 12 के नहीं है, ये लगभग 20 मार्क्स के बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बच्चे हम तैयारी करते आएंगे, आज ही आपको बता रहा हूं, आज आप बैच स्टार्ट कर रहे हो लगभग अपना 4 अप्रैल को। ठीक है, ये आपका लगा लो अप्रैल मई जून, 15th ऑफ जुलाई लास्ट मान के चलना है इसको, कि हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी यहाँ पे पूरी की पूरी
एंड हो जाएगी विद असाइनमेंट, टेस्ट और वर्कशीट। कंडीशन अप्लाइड, रेगुलर रहोगे, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको मेरे रेगुलर रहने पे कोई डाउट होगा नहीं, पहले ही बहुत तंग थे तुम मेरे से, ठीक है। तो अपना अपना सोच लेना जो नए आए हो, क्योंकि मेरी साइड से बेटा छुट्टी नहीं मिलने वाली किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको बेटा अब करना क्या है, यहाँ पे आके आपने इसके लिए एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ, ठीक है। अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ वापसी आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है आज का फर्स्ट, ठीक है। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, अब आगे आते हैं बेटा। हमने ना एक चीज और करी थी यहाँ पे, एग्रीमेंट। क्या लिखा था बच्चे यहाँ पे ये? अब एग्रीमेंट को समझ लेते हैं थोड़ा कि एग्रीमेंट क्या है। देखो बच्चे यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, ये जो एग्रीमेंट है ना, इसके भी कुछ पार्ट्स बनते हैं अपने। एग्रीमेंट के पार्ट्स क्या बनते हैं ये समझना। एक होगा बेटा आपका यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट, कौन सा होगा? और एक एग्रीमेंट होता है बेटा हमारा कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट हुआ? अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप मेरे पास आए, ठीक है, सिंपल सा समझना, आज की डेट में आप स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, एक चीज मांगते हो, पैसे देते ही कि सर रिसिप्ट दे दो, ठीक है। अब आप मेरे पास आए, सपोज करो आप आए, मैंने कहा देखो आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली फीस भरो, क्वार्टरली भर लो, ईयरली भर दो। आप में से एक बच्चा आता है, सर ईयरली लो, टेंशन खत्म हो गई, आपने दे दी मेरे को। ऐसा होता नहीं है, सही हंस रहा है भाई, ठीक है, मान लो दे दी, ठीक है। अब आपने फीस दे दी, लेकिन मैंने आपको कोई रिसिप्ट नहीं दी, मैंने कहा ठीक है भाई आपकी फीस मेरे पास आ गई, तो ये कौन सी डील हुई हमारे बीच में? ओरल हुई। लेकिन अगर आप फ्यूचर में 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जाते हो, आप कहते हो सर मेरे को तो पैसे दो, मैं तो जा रहा हूं, मैं कहता हूं भाई कौन से पैसे, तो क्या आप मेरे को लीगली चैलेंज कर पाओगे? वहां पे नहीं कर पाओगे। इससे क्या समझ आया कि सर ओरल एग्रीमेंट की कहीं पे भी कोई वैल्यू। लेकिन हाँ, आपके पास अगर बच्चे रिटर्न एग्रीमेंट होगा, रिटर्न का मतलब हो गया आपके पास अगर मेरे दी गई रिसिप्ट होगी, तो उस रिसिप्ट को आप चैलेंज कर सकते हो कि सर आपको हमने इस डेट पे इतना पैसा दिया था, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं इसको। देखो, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज, बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। अब यहां से हमें चीजें समझनी है, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बता रहा हूं। देखो, जब हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं तो इसके अंदर आती क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं पहले हम, ठीक है। अब पहले ना थोड़ा इसको यहां पे समझो आप, भाई हमारी फर्म है, कौन सी फर्म है बेटा हमारी? ये पार्टनरशिप फर्म है। तो ये दो ही चीजें करेगी, या तो कोई अमाउंट पे करेगी या कोई अमाउंट रिसीव करेगी। यही दो चीजें होती हैं भाई। किसी भी बिजनेस के दो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, या तो आपका पैसा कहीं लगेगा या आपके पास पैसा। अब अगर ये पेड करेगी तो अकाउंटेंसी के टर्म में आप उसे किस नाम से जानते हो? बिल्कुल बेस पे लेके जा रहा हूँ 11th की, आपको सीधा 12th पे नहीं आ रहे। और रिसीव हुआ आपके पास, तो ये आपके लिए क्या बनता है? रिवेन्यू कहलाता है बच्चे, ठीक है। फर्म के पॉइंट से अगर ये कुछ पे कर रही है तो इसके लिए क्या है? एक्सपेंस। और अगर उसको कुछ रिसीव हो रहा है तो उसके लिए क्या है? रिवेन्यू। ये टर्म बहुत ध्यान से समझना जो मैं अभी समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए। ये किसके बिहाफ पे बोल रहा हूं मैं? लेकिन भैया फर्म लेन देन किससे करेगी? फर्म लेन देन करेगी सर किससे? पार्टनर्स से। किससे करेगी लेन देन ये? अब यहां पे उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? भाई देखो, फर्म ने जो पे करा, फर्म के लिए क्या था? पार्टनर के लिए क्या है? रिवेन्यू। पार्टनर के लिए क्या है वो? क्योंकि जो फर्म दे रही है, फर्म का खर्चा देगी किसको? पार्टनर को। तो पार्टनर की क्या बन गई बेटा वो वहां पे? इनकम, ठीक है। सेम जो फर्म को रिसीव हुआ, भाई फर्म और पार्टनर ही है दो जगह, तो फर्म को रिसीव कहां से हो रहा होगा बेटा? तो ये पार्टनर इसको देगा, तो फर्म के लिए तो ये बनी रिवेन्यू, पार्टनर के लिए यहाँ पे क्या बना बेटा? यहाँ पे ये बेसिकली कंक्लूजन बता दिया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका मैंने आपको सार बता दिया सिंपल सा। 4 पेज पढ़ोगे तब जाके ये चीज समझा रहे हैं हम आपको। छोटी सी एक
डायग्राम के थ्रू आपको एक चीज समझा दी, क्या? दो ही चीजें देखनी है आपने, एक फर्म और एक पार्टनर। फर्म के द्वारा किया गया खर्चा पार्टनर की इनकम बनेगा, और फर्म के द्वारा कमाई गई इनकम पार्टनर का क्या बनेगा बेटा? वहां पे खर्चा बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से डील करते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब एक बच्चा था, किसी का कॉल आया आप में से, सर क्या जो हम 11th में पढ़ते हैं उसका कहीं पे भी 12th में यूटिलाइजेशन है? किसी ने समझाया था 11th का कोई भी यूज ऐसा होता है? नहीं होता कभी भी। कैसे नहीं होता ये समझो। क्लियर एक टर्म आपको बेटा हर बार मैंने समझाया है, C स्टैंड्स फॉर, L स्टैंड्स फॉर, E स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। ठीक है बच्चे? और यहां पे हमारे सिंपल से रूल काम करते हैं, डेबिट और इसका सिंपल याद करने का तरीका मेरे को नहीं पता लास्ट ईयर जिन्होंने पढ़ा या कैसे याद किया। मैंने आपको सिंपल सी ना एक ट्रिक यहां से स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए। देखो हम बच्चे क्या करते हैं, हम ना सारी चीजें याद करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। कभी भी ज्यादा चीजें याद मत करो, आप इसमें से ढूंढो कम क्या है। भाई मेरा रूल ये है कि एक्सपेंस और असेट्स सर जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, घटेंगे तो वो, आप सिर्फ ये दो चीजें याद रखो। उसके अलावा सर बाकी जो है ना उसका अपोजिट चलने वाले हैं। तो अपोजिट का मतलब सर ये घटेगा तो डेबिट होगा, ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ये भी घटेगा तो डेबिट होगा और बढ़ेगा तो आपको क्लियर के अंदर, इस पूरे वर्ड के अंदर सिर्फ ई और ए याद रहना चाहिए बस। उसके अलावा आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई होना चाहिए। और ये कभी भी रूल्स अप्लाई करोगे तो ये साइड में लिखने की आदत डाल लो अब। ठीक है? अब आओ वापसी। मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है? इसी रूल पे क्या करेगी बेटा पार्टनरशिप फर्म काम करेगी, डेबिट और क्रेडिट। जब अकाउंट्स बनाएंगे तब हम डील करेंगे उसके अंदर। अब अभी हमारा टॉपिक था कि पार्टनरशिप क्या है, और पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। अब ना एक चार्ट बना रहा हूं मैं आपके लिए जो आपके आगे तक का काम आएगा। मैंने आपको बताया कि सर दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है फर्म, ठीक है? मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कि भाई फर्म पार्टनर को क्या क्या देगी। ठीक है? फर्म पार्टनर को क्या क्या देगी। फर्म, इसकी हेडिंग हो गई क्या? पेड टू पार्टनर्स। भैया फर्म पार्टनर को क्या देगी? पहली चीज देती है जी क्या? ये रहा फर्म। ध्यान से समझना, लॉजिकल समझेंगे, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। फर्म, यहां पे जी एक पार्टनर आया, वो कहता है जी मैं आपके पास एंटर होना चाहता हूं, मैं आपकी फर्म का पार्टनर बनना चाहता हूं। तो फर्म कहेगी ठीक है जी मोस्ट वेलकम, आप आओ, आप हमें कितना पैसा दोगे? तो कहता है जी मैं 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, जो भी देगा XYZ। लेकिन पार्टनर के द्वारा जो फर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो पार्टनर एक तरीके से ओनर ही तो है फर्म का। अब तो मैंने लास्ट 11 में क्या पढ़ाया था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल। वो क्या कहलाता है बच्चे? आपका कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करी है ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है? अब पार्टनर भी बेवकूफ तो नहीं है, फर्म के पास पैसा दे रहा है। फर्म को पार्टनर ये कहेगा जी मैंने तो आपको पैसा दे दिया, अब आप बताओ इस पैसे के बदले में आप मेरे को क्या दोगे? तो फर्म कहती है कि सर जितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल आप मेरे को दे रहे हो ना, उसके ऊपर हम आपको क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? और उसी टर्म को क्या बोला जाता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आप शॉर्ट नेम से जानोगे आईओ। देखो हर चीज का ना रीजन भी समझो कि कब आया, क्यों दिया गया। ये नहीं कि बस टर्म पढ़ लिया और काम हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद अब जब फर्म के अंदर पार्टनर काम कर रहा है तो फर्म क्या कहती है कि जी मैं आपको और कुछ चीजें भी दूंगी, जिसके अंदर क्या क्या आएंगी? कई बार पार्टनर्स को क्या दिया जाता है बेटा? उनकी सैलरी। उनको क्या दी जाती है बेटा? कमीशन। उनको पार्ट दिया जाता है किसका? प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कौन देगा? फर्म देगी। किसको बेटा? पार्टनर को। यानी हम कह सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये फर्म के क्या है? ठीक है? अब हम लिखते हैं यहां पे क्या? पार्टनर पेड टू फर्म। भैया ये तो समझ लिया कि सर क्या क्या देंगे पार्टनर्स को, लेकिन पार्टनर भी तो कभी कुछ फर्म को देगा।
ठीक है, अब क्या देगा क्यों देगा इसको समझते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, देखो बच्चे यहाँ, अब यहाँ पे फिर से वही रिलेशन है, एक है फर्म और एक है यहाँ पे। अब हुआ क्या कि फर्म को पार्टनर ने क्या दिया था बेटा, यहाँ पे कैपिटल दिया था। क्या दिया था बच्चे, क्लियर। अब कैपिटल तो दे दिया, लेकिन पार्टनर को ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो उसने फर्म से कहा, सर मेरे को ना कुछ अपने पर्सनल खर्चे करने हैं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कुछ पैसा दे दो। तो इस कैपिटल में से ही पार्टनर को कुछ अमाउंट दे दिया गया। वो किस नाम से जाना जाएगा, अब किस नाम से जानेंगे उसको हम, भाई अमाउंट यूज फॉर अ पर्सनल यूज, क्या कहलाता है हमारा, ड्राइंग्स कहलाता है जी। यहां तक क्लियर। तो भाई सीधी सी बात है, फर्म कहेगी भाई तुम बड़े तेज हो, जब तुमने मेरे को एज ए कैपिटल दिया, तुमने मेरे से ब्याज मांगा था ना, तो भाई अब जब तुम हमारा पैसा यूज कर रहे हो तो तुम उस पर हमें क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो इस टाइम पे पार्टनर फर्म को क्या देगा बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा, इंटरेस्ट ऑन, जिसको हम जानेंगे किससे, आयो। और अब इसमें भी शॉर्ट तरीका याद करने का बताता हूं कि सिर्फ एक ही चीज है जो कि क्रेडिट साइड में आएगी फर्म के, क्योंकि फर्म का रिवेन्यू एक ही है। इसके अलावा फर्म का इस वाले टॉपिक के अंदर या पहले चैप्टर के अंदर कोई रिवेन्यू है ही नहीं। सिर्फ एक ही रिवेन्यू फर्म को जनरेट होगा, वो कौन सा होगा बेटा, आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके अलावा कोई भी इसके पास इनकम का सोर्स, बाकी सब फर्म के क्या कहलाएंगे, सारे के सारे खर्चे ही होने वाले हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको। चलिए अब देखो, यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी, सर ये पार्टनर को देना है फर्म ने और ये पार्टनर से लेना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना देना है और कितना, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम टॉपिक पे आते हैं अपने, जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम इस टॉपिक पे आ गए बच्चे अब यहाँ पे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना बस। अभी आप 5 मिनट दो, आपको पूरी पार्टनरशिप डीड क्लियर कराता हूं। देखो बेटा, यहां अभी हमने जो जो टॉपिक्स डिसाइड करे हैं हम उसको देखते हैं। देखो, एक हमने पढ़ा क्या बेटा, आईओ, ठीक है, आईओ सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या देनी होती है, सैलरी, क्या देनी है हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, हमें क्या देना है यहाँ पे, कमीशन। उसके बाद क्या पढ़ा जी, हमें क्या देनी है, प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं हम। अब इसको ना थोड़ा सा और बाइफिकेट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो मैं क्या करूंगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैं क्या करूंगा। भाई दो सिचुएशन हो सकती है ना, मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करी, मैंने ओरली कर ली, तो इसका मतलब मेरे पास एग्रीमेंट नहीं है, मेरे पास पार्टनरशिप डीड। और एक तरीका क्या होगा कि मैंने आपसे पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवाया, तो उसको किस नाम से जानूंगा बेटा मैं, पार्टनरशिप डीड, यानी हमने आपस में क्या बनाई है, एक डीड बनाई है। तो ये वही दो सिचुएशन है, एक की पार्टनरशिप डीड है और एक की पार्टनरशिप डीड। यहां तक क्लियर है बच्चे। चलिए, अगर देखो बेटा पार्टनरशिप डीड है तो उस कंडीशन में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने उसके अंदर तय किया, मान लो आपने तय किया कितना, 6%, ठीक है, आपने तय किया मान लो 6%, 8%, 10%। तो जो भी आपने रेट तय किया होगा ना, उस रेट से आप क्या करोगे बेटा, पार्टनरशिप के अंदर देखो, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया था 6%, 10%, तो आप उसके हिसाब से दे दोगे। अगर हाँ जी, क्वेश्चन ये आता है कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे नहीं करना होगा। ठीक है, अब आओ सैलरी वाले पॉइंट पे बेटा। सैलरी पॉइंट क्या कहती है कि भैया सैलरी कब देनी है। मान लो पार्टनरशिप डीड है और उसमें मेंशन है कि मेरे को सैलरी देनी है तो मैं दूंगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर मेंशन नहीं है तो मैं उस कंडीशन में सैलरी नहीं दूंगा। तो बेसिकली आपको दो तीन चीजें समझाऊंगा, उसको समझते रहना। फिर सेम कमीशन का रूल है बेटा,
अगर कह रखा है तो मैं उसको दूंगा, ठीक है। अगर नहीं कह रखा तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सॉरी कमीशन भी नहीं देंगे। प्रॉफिट पे आते हैं, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लेना बच्चे पहले। मान लो बेटा कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड है, और उसमें ये बोला हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है ना 2:1, 2:1 में बांटा जाएगा। देखो 2:2 ले लेते हैं, चलो इसको छोड़ो आप। इसके नीचे लिख देता हूं मैं, रुको, ठीक है। 2:1 में बांटा जाएगा तो मैं इस रेशो में बांटूंगा। मान लो 3:2:1 का है तो मैं इस रेशो में बांट दूंगा। लेकिन हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं हमारे पास, फिर कैसे बांटेंगे? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है जी, हम इसको बांटेंगे सर कैसे? इक्वली। कैसे बांट दूंगा मैं इसको फिर बेटा? उस कंडीशन के अंदर इक्वली बांट दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म और आएगा आपका यहाँ पे, IOL, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आ गया बेटा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन। मान लो फर्म ने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड बनी हुई है हमारी। तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसमें अगर मान लो रेट बोला हुआ है कितना, 6%, 7%, 10%, तो आप उस रेट के हिसाब से उसको पे कर दोगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं अब हमारी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम। अब ये हो गया पूरा इसका। अब शॉर्ट समझते हैं। ये शॉर्ट में आपने क्या याद करना है वो बताता हूँ। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है, एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सिंपल सा क्या, कि सर अगर पार्टनरशिप डीड है तो सारी चीजें दी जाएंगी जो उसमें बोली हुई हैं, सारी चीजें दी जाएंगी जो उसमें बोली हुई हैं। लेकिन हाँ, अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसमें सिर्फ दो चीजें बच्चे आपको याद रखनी है। पहली कि सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हम कैसे बांट लेंगे? इक्वल बांट लेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं भी है और क्वेश्चन में कह भी नहीं रखा, तब भी आप कितना दोगे बेटा? 6% पर एनम के हिसाब से दोगे ही दोगे। तो यानी पूरे पार्टनरशिप डीड के कंक्लूजन के अंदर आपको दो ही चीजें याद रखनी है, प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। यहां तक क्लियर हो गया पार्टनरशिप डीड का? ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप डीड को समझें तो पार्टनरशिप डीड में और क्या चीजें आती हैं भाई? ये एक तरीके का बच्चे क्या है, हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है बेटा। इस एग्रीमेंट में क्या क्या आ सकता है, अब आते हैं हम थोड़ी थ्योरी पोर्शन के ऊपर इसके। पहला, और डिटेल में नहीं करना आपने इसको, नेम ऑफ अ फर्म, ठीक है, कि फर्म का क्या नाम रखा आपने। दूसरा, नेचर ऑफ अ बिजनेस, कि किस तरीके का आप उस फर्म के अंदर काम करने जा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पस से चलाना चाह रहे हो, क्या काम उसके अंदर आप करोगे। तीसरा आता है बेटा एड्रेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ स्टार्टिंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं उसके अंदर, सिक्स्थ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना ले रहे हो आप, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, लेकिन अब आपको याद कितने करने हैं वो समझते हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है बेटा तो 3 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, ठीक है। 3 मार्क्स के अंदर आपको इसके कोई भी 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि सर उसके अंदर क्या चीजें पूछी जाती हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि पार्टनरशिप डीड में आने वाले कोई भी टर्म्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। वरना जो इसमें ज्यादातर पूछने वाली चीज है वो वही है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन ज्यादातर वही आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट वी हैव टू गिव, हमें क्या देना होता है, ठीक है।
अब इसका यूज कहाँ पे होगा बेटा? देखो जो नेक्स्ट सेशन है आपका, नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर हम देखो यहाँ पे आइए, अब आप थोड़ा सा हम सीखेंगे बेटा अब अगली क्लास में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी आपको ये जो 5-6 टॉपिक्स लिखे हैं ना बेटा, ये बेसिकली आप टर्म समझते हो सब वर्किंग नोट। वर्किंग नोट सबको पता है, रफ वर्क। तो अभी आप लगा लो फर्स्ट चैप्टर में ना कुछ नहीं करने वाले आप सिर्फ क्या समझने वाले हो कि फोर्थ चैप्टर में जो चीजें लगानी है ना हमने, उसका वर्किंग तैयार करोगे आप फर्स्ट चैप्टर से। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर क्लास में मैं आपके 2 या 3 टॉपिक्स ही लेके चलूंगा। जैसे कल की क्लास जो होगी नेक्स्ट वाली, उसमें आपका क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, कोई भी मिस मत करना उसको, ठीक है। आज अभी इसलिए टॉपिक नहीं ले रहा, पहले आप इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है।